नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हलचल इस वक्त देखी जा रही है वो किसी के गले नहीं उतर रही, वो हजम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के आसपास के देशों को डिस्टेबल करने का, जिससे भारत में केओस क्रिएट किया जा सके? पहले हमने देखा श्रीलंका, उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश, उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह की स्थिति नेपाल में बनी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। स्वागत कीजिए हमारे इस खास मेहमान का, कमर आगा साहब, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं और ग्लोबल साउथ पर एक अच्छी पकड़ वो रखते हैं। कमर आगा साहब, बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। हमारी खास पेशकश में। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है अभी, जो चीज हम देख रहे हैं, और इसके कयास पहले से भी लगाए जा रहे थे, तो नेपाल से अगर शुरुआत करें, तो नेपाल में जो चीज आपने देखी, क्या ये खुद पनपी हुई क्रांति है जैसा कि दावा किया गया, या फिर कोई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी इसमें समझ में आती है? देखिए, इस तरह की जब सिचुएशन बिगड़ती है, तो फिर बड़ी ताकतें जो होती हैं उसको अपने फ़ेवर में करने के लिए उसका इस्तेमाल भी करने लगती हैं। और नेपाल के अंदर मूवमेंट तो शुरू था, वो तो बहुत जेन्युइन था, सही लग रहा था। काफ़ी गुस्सा लड़कों में नज़र आया, काफ़ी आक्रोश था और उसको चलते हुए जिस तरीके से एकदम से निकल के आया, फिर फ़ौरन ही ये मूवमेंट तमाम शहरों में। लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट और भी था जो अराजकता फैला रहा था। ये कौन था? कहाँ से आया? कैसे आया? ये एलिमेंट यहाँ भी हमने बांग्लादेश में भी इसको इसी तरह से देखा। थोड़े समय में पता नहीं कितने दर्जनों जो अल्पसंख्यक थे उनके मकानों में उसने आग लगा दी थी। फिर उसके बाद इससे पहले और भी दूसरे देशों में इस तरह की देखी जाए, ये बड़े ट्रेंड लोग ऐसा लगता था थे जिन्होंने इस तरह का हम्म। काम किया। और दूसरी बात ये कि बहुत सी चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उससे बहुत टेंशन पैदा हो रहा है। चाइना के इन्वॉल्वमेंट से? चाइना के इन्वॉल्वमेंट से, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, अब नेपाल के अंदर भी। इसलिए कि लोगों को शुरू में लग रहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे हमारे पास। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी जो कुछ हुआ, उन्हीं ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए, बिजली के और दूसरे और रोड। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को नहीं मिली। चाइनीज़ ही वर्कर ज़्यादातर काम कर रहे थे, चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे और थोड़े से जो बाकी थे वो लोकल्स। जो लोकल थे। फिर उसके अलावा ये था कि नेपाल में भी उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे का या दूसरा, उन्हीं ने जो बातें की जिस तरह से, उससे आम जनता को तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आम जनता वैसे ही गुर्बत रही, महंगाई और बढ़ती गई, करप्शन और फैल गया। और फिर हुआ ये कि एक क्लास जो पॉलिटिकल था और उससे जुड़ा हुआ जो बिजनेस क्लास था, उसके पास तो बेपनाह पैसा नेपाल में आ गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ये, और बाकी लोग काफ़ी करीब रह गए। तो ये जो डिस्पैरिटी थी, इसको देखते हुए वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई। चाइना कनेक्शन क्या है? लोग तो कह रहे हैं अमेरिका का कनेक्शन हो सकता नहीं, है, नहीं, चाइना की वजह सीआईए का से। कुछ कनेक्शन हो देखिए, सकता है। अमेरिका की मैं आ रहा था। चाइना की वजह से टेंशन बढ़ा और वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसका फ़ायदा सीआईए के बारे में, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, सीआईए और दूसरे इस किस्म के जो लोग थे, वो उन इन्वॉल्व लोगों हुए। वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कि वो काफ़ी समय से चाह रहे थे कि इसको, चाइना की पॉलिसी ये थी कि भारत को चारों तरफ से घेरे। दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि ये क्षेत्र उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और चाइना का कंटेनमेंट होना चाहिए। तो इसलिए वो बांग्लादेश में चाहते थे कि उनको अपना एक बेस मिल जाए। पूरा आइलैंड की डिमांड कर रहे थे, जो शेख हसीना ने नहीं दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में उधम मचा। फिर नेपाल में वो ये देख रहे थे कि नेपाल में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और वो फैल रहा है श्रीलंका में भी। तो अमेरिका को ये एक बड़ा चिंता थी। म्यांमार में ख़ास तौर से उनको वो था कि पाकिस्तान, चाइना वहाँ पे जो वो बना रहा है डीप सी पोर्ट वगैरह और नेवल म्यांमार में डिप्लॉयमेंट भी हालत खराब है। बहुत ख़राब है। तो इस वजह से ये अमेरिकन चाइनीज़ राइवलरी है जो पूरे क्षेत्र को इस वक्त, जिसकी वजह से भुगतान भुगतना पड़ रहा मतलब चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, है। जी, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यही हो रहा है तो एक इसके। तरफ चाइना लगा, एक तरफ अमेरिका लगा हुआ। नहीं, दूसरी तरफ भारत के ऊपर भी अमेरिका का बहुत प्रेशर है।
अभी मौजूदा दौर में? मौजूदा दौर में जिस तरीके से उन्हीं ने टैरिफ्स लगाए और फिर उसके अलावा सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हम 100% टैरिफ लगाएंगे, इंडियन ग्रोथ को रोकने की बात कर रहे हैं। मतलब उससे जाहिर सी बात है हमारी जो ग्रोथ है 6 से 7% एनुअल, उसके ऊपर असर पड़ने की बात तो है। मतलब टारगेट इंडिया है, इंडिया भी टारगेट है, इंडिया भी टारगेट है। इंडिया भी टारगेट है। वो तो ओपन है, सब देख रहे हैं हम लोग जिस तरीके से। वो चाहते हैं कि भारत जो है वो पूरी तरह खुल के अमेरिका के साथ आ जाए, लेकिन भारत की जो बेसिक नीति है वो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, खुद मुख्तारी जिसमें वो रखता है, वो किसी दूसरे के हित में काम नहीं करता, नेशनल इंटरेस्ट जो भारत का होता है उसमें भारत काम करता है। उनके साथ जाने में ये है कि फिर आप हित में काम करिए, जैसे पाकिस्तान और कर दूसरे रहा है। देशों की दशा हुई, तो भारत तो वो नहीं करेगा कभी भी। इस वजह से भारत के ऊपर एक काफ़ी प्रेशर है। वो चाहते हैं कि भारत जो है जो ऑकूस बनाए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके का मिलिट्री अलायंस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत उसको ज्वाइन करे। भारत मिलिट्री अलायंस के ख़िलाफ़ है, कभी भारत ने नहीं ज्वाइन किया, उसको भी नहीं ज्वाइन। भारत ये देखता है इंडो पैसिफिक जो है क्वाड जो बना है वो एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की तरह से भारत उसको देखता अच्छा। है। ये चाहते हैं कि आप उसमें, आपने पहले ये इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की, फिर उसके बाद आप मिलिट्री अलायंस की बात कर रहे हैं, और ये हो तो ये एक साउथ एशिया बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है। इकनॉमी भारत की बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। फिर उसके बाद ये कि भारत की सेना जो है बहुत ही पावरफुल हो रही है। पावरफुल सेना है, जो कि मॉडर्न वेपन से लैस है। तो वो चाहते हैं अमेरिकन कि अगर वो ज्वाइन करेगा, भारत ज्वाइन करता है ऑकूस को, तो एक बहुत पावरफुल सैन्य अलायंस बन जाएगा। जैसा कि इन्हीं ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की सेना का इस्तेमाल किया था युद्ध में। तो भारत तो अब वो नहीं करेगा ना, तो इस वजह से भारत के ऊपर प्रेशर है। मतलब नेटो जैसा कोई अलायंस बनाना चाहता है यूएस? वो बन चुका है, उसमें अच्छा, चाहता है कि भारत ज्वाइन करे उसको, अगेंस्ट चाइना, रीजनल रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। अगेंस्ट चाइना फर्स्ट, और फिर उसके बाद दूसरे पे प्रेशर आएगा। नहीं, ये लेकिन ये बारी-बारी से जो केओस अलग-अलग देशों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ, इसमें भारत के लिए क्या सिचुएशन अभी फिलहाल बहुत बन रही बड़ी खतरा है, इसलिए कि ऑलरेडी हमने देखा म्यांमार में सिचुएशन ख़राब हुई तो रोहिंग्या आने लगे, किसी तरह से उनको रोका। बांग्लादेश में जब हालात बिगड़ते हैं तो बड़ी संख्या में पलायन भारत की तरफ होता है, और अगर नेपाल के हालात बिगड़े तो वहाँ तो वीज़ा पासपोर्ट कुछ है ही नहीं हमारा। है? वो तो सन्नाटा है पूरा। सिचुएशन काफ़ी सीरियस है बहुत क्योंकि ग्रिम सिचुएशन। बांग्लादेश में आपके अगेंस्ट में सिचुएशन बना हुआ है, पाकिस्तान तो पैदा हुआ ही भारत के अगेंस्ट विचारधारा के साथ और आज तक वो एक टेरर स्टेट बनकर रह गया है। अब यही नेपाल नहीं, में भी फिर उसके बाद chaotic। मिडिल ईस्ट के अंदर हर वक्त युद्ध का खतरा बना हुआ है। अगर युद्ध फैल जाता है वहाँ तो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, जिसका डर है। अगर ईरान से सेकंड टाइम होता है तो वो दूसरी एक बड़ी समस्या है भारत के लिए। तो ये पूरा क्षेत्र जो है इस समय इन बड़ी ताकतों ने घेर रखा है, जिसकी वजह से इतना सैन्य डिप्लॉयमेंट और सब कुछ है वहाँ पे। कतर के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका काफ़ी खंडन किया। इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर जो है, कतर के ऊपर हमला करने का क्या मतलब था? कतर के ऊपर वो बातचीत कर रहे थे, वहाँ के ऊपर बातचीत हो रही थी हमस को लेके। इजिप्ट, जॉर्डन, अमेरिकन जिसको सपोर्ट थी। इसराइल नहीं चाहता था कि कोई बातचीत आगे बढ़े हमास को लेकर। हमस को लेके, और वो चाहते थे कि किसी भी सूरत से हमस का खात्मा तो होना इजराइल चाहिए। कतर को अटैक कर सकता है दोबारा? उन्होंने तो कहा है कि कहीं भी हमारा जो दुश्मन होगा, किसी भी जगह पे होगा, वो सेफ नहीं है। हमारे यहाँ सर एक कहावत है, बहुत मशहूर कहावत, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब जब ब्रिक्स को एक बार फिर से हमने खड़ा करने की कोशिश की है, अपनी करेंसी चलाने की भी बात हो रही है, एससीओ को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि भारत को एक बैलेंस एक्ट पे रहना चाहिए कि इधर भी हम हाथ रखेंगे और आपके साथ तो चलिए हम हैं ही। नहीं नहीं, भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट वो उसने हमेशा किया। उसने ईस्ट से भी लेकिन बीच में एससीओ थोड़ा ठंडा पड़ गया था, ब्रिक्स को लेके था, लेकिन ब्रिक्स को लेके ट्रम्प उखड़े पड़े हुए हैं। ब्रिक्स एक ऐसा अलायंस है जो बात कर रहा है कि हम
लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, हम्म। और अगर लोकल करेंसी में ट्रेड होगा तो फिर डॉलर का क्या होगा? फिर उसके अलावा ये भी है कि ये लोग जो हैं सऊदी अरेबिया ने भी चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, हालांकि बड़ा नहीं है, 4-5 अभी बिलियन। आपके ब्रिक्स को 11 खाड़ी देशों ने ज्वाइन किया है। नहीं, फिर उसके अलावा ये नहीं, तकरीबन टोटल नंबर शायद 19 हो 30-40 गए हैं। देश जो हैं, 11 तो देश हैं मेंबर, 30-40 देश ऐसे हैं जो ये उन्हीं ने ऑलरेडी आपस में ट्रेड शुरू कर दिया है लोकल करेंसीज में। आने वाले जो कुछ दिन हैं या कुछ साल हैं वो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं इस लिहाज से, जो टर्म एंड कंडीशंस आप अभी दिखा रहे हैं यहाँ से। देखिए, बहुत ख़राब सिचुएशन है इस वक्त। जो मेन थिएटर बन रहा है, इसराइल ने एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी। अमेरिकन ईरान से लड़ाई नहीं चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था। वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो था वो नज़र आ रहा था एकदम से, वो थी वेनेजुला। वहाँ के ऊपर उन्होंने कंसंट्रेशन और वहाँ पर रिजीम चेंज की बात शुरू कर दी थी। लेकिन इसराइल ने जो कतर के ऊपर अब अटैक किया है, उससे दोबारा से हम देख रहे हैं कि दोबारा से पर्शियन गल्फ जो पहली दफ़े एक बड़ा सोर्स ऑफ टेंशन बन गया, अब दोबारा से वहाँ पे डिप्लॉयमेंट और सब कुछ होगा। उनको डर लग रहा है फैल। अब आज जो रशियन खाड़ी के देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सब रशिया मीटिंग कर गए रहे हैं बात करने के लिए, रशिया से बात कर रहे हैं। तो टेंशन आपस में भी बढ़ रहा है। ये जो जोन है, खाड़ी का जो क्षेत्र है, इसको हमेशा से अमेरिकन ने कहा कि ये उनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हैं। जहाँ के ऊपर वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ और रशियन इन्फ्लुएंस बढ़े। इस क्षेत्र के जो देश हैं, अब वो सऊदी अरेबिया बात करने लगा था इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, डिपेंडेंसी जो है वो और हटाना चाह सारे रहा खाड़ी था। देशों में यूएस के बेस भी हैं, हर परमानेंट जगह बेस हैं। उनके बेस हैं, वो वहाँ से छोड़ेंगे नहीं, वहाँ से छोड़ेंगे नहीं इन देशों को। और ये देशों के पास सेना नहीं है, इनकी सेना बहुत कमज़ोर है। तो ये इन सभी देशों को अमेरिका प्रोटेक्शन प्रदान करता है। समस्या ये आ गई कि कतर के अंदर अमेरिका का जो है था बेस है बेस, सबसे बड़ा बेस वहीं पे है। कतर में। उनकी जो सेंट्रल कमांड है उसका एयर हेडक्वार्टर वहाँ पे है, और वहाँ पे चारों तरफ उसके वो लगे हुए हैं राडार्स। कोई प्लेन उधर बगैर उनकी परमिशन से जा नहीं सकता। अब ये सवाल हो रहा था कि किस तरह इजरायली प्लेन आए और अटैक करके चले गए बगैर अमेरिका को बताए, ये तो संभव ही नहीं है। तो इस वजह से ये एक वार्निंग है पूरे खाड़ी के देशों को। खाड़ी के देश अब ये देख रहे हैं कि भाई अमेरिका हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो रशिया की तरफ जा रहे हैं, इसलिए और टेंशन बढ़ने का डर लग रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरी दुनिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? मेरा ख्याल है रीजनल थिएटर बनेंगे, रीजनल। रीजनल, लेकिन उससे ग्लोबल इकनॉमी जो है वो रिसेशन में आ जाएगी, जो जिसकी चपेट में खुद अमेरिका भी आ जाएगा। इसीलिए अमेरिका में जो मांगा है वो कहता है नो वार, नो वार। आप जो है अमेरिका पे ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट यहाँ होने चाहिए, डोंट फाइट इसराइल्स वार, डोंट फाइट, ये लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस वक्त, हम लोग ऑलरेडी इतना लड़ चुके हैं इराक़ और अफगानिस्तान में अफ़गानिस्तान में, हमारे इतने लोग मर चुके हैं, नहीं मरना चाहिए। और फिर इतना दूसरी बात, लॉस लॉस हो चुका है। दूसरी तरफ ये जो वहाँ के डेमोक्रेट हैं या दूसरा सेक्शन है, लिबरल सेक्शन जो है, वो भी अपोज कर रहा है। आर्मीज़ लड़ने पे नहीं तैयार, वो कहते हैं कि फटीग है, थके में इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। इवन इजरायली आर्मी लड़ने पे तैयार नहीं। इसराइल के जो डिफेंस चीफ हैं उन्हीं ने खुद ही मना किया कि गाज़ा पे ऑपरेशन मत करो, ऑल आउट वार। लेकिन गाजा ये, को तो खत्म ही कर दिया, वो कह रहे हैं गाजा खाली कर दो अब तो, छोड़ो यहाँ। और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं वहाँ सिटी बसाएंगे हम, बीच वाला सिटी, हाँ, बीच लेकिन किनारे। वो कह तो रहे हैं, लेकिन इसराइल की रिपुटेशन कितनी डाउन हुई है पूरे यूरोप अमेरिका में। आए दिन वहाँ इवन इंडिया में डिमॉन्स्ट्रेशन भी, अब इंडिया में भी कुछ लोग कहने लग गए हैं, इसराइल को लेकर अपोज करने लग गए हैं कि अपोज कर रहे हैं। नीतियों को लेकर। प्राइम मिनिस्टर ने इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कतर के ऊपर जब अटैक हुआ। हालांकि उससे एक दिन पहले उन्हीं ने हाँ, 2 दिन पहले उन्हीं ने जो जेरूसलम में इजरायली सोल्जर्स मरे थे उनको बहुत उसका खंडन किया था। लेकिन फिर कतर का जब हुआ तो उन्हीं ने, भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध नहीं जाता, इसलिए कि हम खुद जो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन टाइप से एक्ट लॉ करते हैं। अबाइडिंग, और दूसरी बात ये कि हमारा खुद यूएन की परमानेंट मेंबरशिप का सवाल है। फिर दूसरी बात ये कि ऑक्यूपेशन को भी भारत नहीं सपोर्ट करता, चाहे वो रशिया ने जो ज़मीन ऑक्यूपाई की हो या इसराइल ने
वेस्ट बैंक और गाजा, ऑक्यूपेशन का तो हमने हमेशा इसलिए कि विरोध किया है। हमारी स्वयं ज़मीनें पाकिस्तान और चाइना ने चाइना ने ऑक्युपाई ऑक्यूपाई कर कर रखी है। रखी हैं, हमारा केस वीक होता है, तो इसलिए हम हमेशा पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आतंकवाद के पैलेस्टाइन भारत को तो सर खिलाफ। हर साल एड जाता है हाँ, हाँ, और खाने पीने की कई सारी चीजें जाती हैं, अभी भी जा रहा है अभी एड। भी जाना है। करंट गवर्नमेंट में भी बहुत सारा एड जा रहा जी, है पैलेस्टाइन लेकिन को। ये है कि दूसरी तरफ हमारा इज़राइल बहुत मित्र देश भी है। सर अब आपने बात की भारत की, तो ये तो केओटिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में और यूएस ड्रिवन लग रहा है। अब इंडिया क्या करे, क्योंकि हमारे ग्रोथ पे इम्पैक्ट आना ही आना है टैरिफ का। वो अभी भी कह रहे हैं कई इकोनॉमिस्ट की 1% से डाउन हो सकते हैं जीडीपी में, जो ग्रोथ रेट है उसमें। बाकी और ओवरऑल इम्पैक्ट तो जो हम देख रहे हैं वो तो है ही। देखिए, एमएसएमई हमको सेक्टर में कुछ इम्पैक्ट हमको तो है ही। एक बहुत बड़ा सबक मिला है। हम काफ़ी डिपेंडेंट हो रहे थे अमेरिका के ऊपर कि हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, $500 बिलियन का हो जाएगा। 100 प्लस है इस समय, वो बढ़ के खूब डॉलर आएंगे भर 530। भर के। हाँ, लेकिन ये है कि अब ये है कि हमको ये हुआ कि नहीं, हमें और भी दूसरे मार्केट हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। तो अफ्रीका है, एशिया के बहुत से मार्केट हैं, नंबर वन। नंबर दो बात ये कि हमें लॉन्ग रन में इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारी इकनॉमी जो है वो होम इंटरनल ड्रिवन है, होम ड्रिवन है, तो हमारा मार्केट यही बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी हमारा कंजम्पशन पॉपुलेशन ही है, बहुत बड़ा है। हमारी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत है। एक नया मिडिल क्लास, कई सौ मिलियन का मिडिल क्लास है भारत के अंदर। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिकन्स भी इस मार्केट को नहीं छोड़ सकते, उनके लिए भी भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी मार्केट के अलावा भारत की जो एक पोजीशन है ग्लोबल साउथ में, उसको भी देखते हुए फिर मार्केट है, फिर उसके अलावा इन्फ्लुएंस है, फिर हमारा ट्रेड है, भारतीय कंपनीज जो वहाँ पे निवेश कर रही हैं अमेरिका के अंदर, भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर या यूरोप के पर वो तो अंदर, ट्रम्प साहब कहते हैं सबको निकाल फेंको बाहर। वो नहीं निकालेंगे तो उनकी इकनॉमी पे असर पड़ेगा। और ट्रम्प थोड़ी ना हमेशा रहेंगे, वो जिस कंडीशन में अमेरिका को छोड़ के जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे अमेरिका बाहर निकल पाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि निकल पाएंगे, इसलिए कि उनकी जो टैरिफ पॉलिसी है वो जो सोच रहे थे उससे सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, सस्टेनेबल नहीं, और उससे उतना फ़ायदा भी नहीं हुआ उनको। थोड़ा सा कैश आ जाने से थोड़ी ना फ़ायदा होता है, जॉब्स तो बनी नहीं, निकली नहीं, बल्कि और बड़ी क्राइसिस आ गई। आपने तो इलीगल इससे तो उनका उनका डेट बढ़ता चला जाएगा। डेट बढ़ रहा है, उसको रोक ही नहीं पा रहे। फिर उसके अलावा तीसरी चीज़ ये भी है, जो इलीगल इमिग्रेंट हैं ये सस्ते लेबर थे, ख़ासतौर से उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका काम बहुत था। वो अब की दफ़े ये है कि वो या तो छिपे हुए हैं या जा नहीं रहे वहाँ पे, तो एप्पल पिकिंग नहीं हो पा रही, फ्रूट्स नहीं हो पा रहे, वेजिटेबल वो। पिकिंग अपनी हो पा रहा है। तो ये जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है, ये सस्टेनेबल नहीं है। एक बड़ी क्राइसिस में वो अमेरिका को छोड़ के जाएंगे। और राइट विंग जो होती है हमेशा बहुत इजी सोल्यूशन देखती है कि हम माइग्रेंट को निकाल देंगे तो लोकल जॉब मिल जाएगी। अरे, माइग्रेंट तुम निकाल दोगे तो वो जॉब के लिए तुम्हारे पास लोग ही नहीं है, कहाँ से होगा? ये मीनियल वर्क तो कोई करता ही नहीं। फिर दूसरी बात ये कि जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं, इतने सस्ते आपको मिलेंगे कहाँ से? उनकी इंडस्ट्री में क्राइसिस आ जाएगी। आउटसोर्सिंग का मतलब ही वही है कि आपको सस्ते लोग मिल रहे हैं, सस्ते आईटी भाई, टेक्नीशियंस मिल रहे हैं क्यों? आपको। आप देख लीजिए, यूरोप के हर देश में जहाँ भी आप जाइए, बड़ी संख्या में इंडियन आईटी वर्कर्स आपको मिलेंगे। हर देश में, हर शहर में आपको मिलेंगे। जहाँ जहाँ आईटी कंपनीज हैं भारतीय मूल के, पूरे गल्फ के अंदर ये छाए हुए हैं, जो कि जिससे कि फ़ायदा हम इन कंपनीज को वहाँ पे बहुत हो रहा है, तभी तो वो लोग रख रहे हैं, इन लोग को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि हम निकालेंगे उनको, तो आप कहाँ से? आपका लेबर तैयार नहीं है इतना कि उसको रिप्लेस कर सके। कोई आपने पहले से मेजर भी नहीं लिए हैं तैयारी करने के लिए। तो एक बड़ा क्योस होता जा रहा है, खुद अमेरिका के अंदर और अमेरिकन बाहर भी। तो मतलब इंडिया को भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। नहीं, इंडिया की अपनी पॉलिसी है, इंडिया के अपने दोस्त हैं, इंडिया का अपना इन्फ्लुएंस है यूरोप में, अफ्रीका में, और फिर उसके अलावा एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। जापान और साउथ कोरिया नहीं खुश हैं अमेरिका से तो मतलब टैरिफ को अमेरिका के कूदने से बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, शॉर्ट टर्म पे पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म पे नहीं पड़ेगा। पे नहीं पड़ेगा। दूसरे लॉन्ग टर्म पे हम अपने यहाँ सोचेंगे, सोचना शुरू कर दिया, नए मार्केट की तलाश, नई चीज़ें। और दूसरी बात ये कि हम ही अकेले परेशान नहीं है, यूरोप पे भी तो उन्होंने टैरिफ, फिर उसके अलावा जापान, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जी, जापान में। जापान
और साउथ कोरिया के चक्कर है। अब हमारे पास जापान और साउथ कोरिया से और इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी तो डील साइन हुई है $68 बिलियन की। जापान और साउथ कोरिया की हज़ारों कंपनीज भारत में ऑपरेट कर रही हैं। वो हमारे वर्क कल्चर को जानती हैं, हम उनके वर्क कल्चर को समझते हैं। बैंकिंग में आ रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। येस बैंक में उनका ऑलमोस्ट 25% और बढ़ के 49% होने वाला है। फिर उसके अलावा इस तरह के बहुत से सेक्टर्स हैं जो अमेरिका की जो नीति है उससे लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत गेन होगा। जैसे लॉन्ग जो टर्म में फायदा होगा। ट्रस्ट डेफिसिट पहली बार हुआ है। यूरोप ने कभी सोचा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया ने कभी सोचा नहीं था। दूसरी तरफ ये भी है कि हमको एक दूसरी फिक्र भी है, चाइना की जिस तरह से विस्तारवादी नीति है वो भी एक चिंता का विषय भारत के लिए बना हुआ है। और जो उसकी नीति थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को चारों तरफ से घेरने की, और जो चारों तरफ इस समय अराजकता फैल रही है जिस तरीके से, या एंटी इंडिया रिजीम्स आ रही हैं, ये भारत के लिए बड़ी चिंता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका के लिए क्रिएट हुआ है वर्ल्ड में, अमेरिका ने क्रिएट किया है अपने लिए, उसका लॉन्ग टर्म गेन भारत को मिलेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो। तो ये आगे के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कि ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो सकती है, जीडीपी थोड़ी डाउन हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा गेन होगा, बहुत बड़ा बड़ा गेन गेन होगा। साउथ साउथ कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ब्रिक्स यही नहीं कॉपरेशन बढ़ने। जी, ब्रिक्स के वैसे भी देशों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अमेरिका इस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन गया है। दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन। जहाँ जहाँ वह फ़िलिस्तीन की क्राइसिस 50 साल से चल रही, सब डिपेंडेंट थे अमेरिका पे, अरब देश, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। जहाँ एक बार क्राइसिस हो जाती है उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आता, वो खिंचती रहती है, लिंगर करती रहती है। तो अब ये देश देखने लगे कि भाई इनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। यही देख के सऊदी अरेबिया ने ईरान से दोस्ती की, दोबारा से रिश्ते बनाए। कमर आगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने के लिए जो शायद अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, सब कॉन्टिनेंट में हो, चाहे वो फिर इस टैरिफ वॉर के बीच में हो, या फिर इसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव नोट पर आउटकम क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा नेगेटिव तो हो ही जाते हैं, क्योंकि यूएस जैसे देश से पंगा लेना या लोहा लेना हर किसी के बूते की बात नहीं है, ज़्यादातर देशों ने सरेंडर ही कर दिया है। तो देखिए, वो देश बहुत छोटे थे, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ये यूरोप के छोटे छोटे देश थे। और भारत एक बड़ा देश है, भारत की अपनी एक नीति है, भारत का अपना एक विकार है पूरी दुनिया के अंदर। तो भारत इस तरह से दबाव में नहीं आ सकता जिस तरीके से दूसरे देशों को वो दबाव में ला रहे हैं। और ये दबाव में जो लाए भी हैं, जो देश आए हैं, वो भी टेम्परेरी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक उनका दबाव ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या वो जो कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराना जो था एंग्लो सैक्सन ऑर्डर, उसको बंद करके ख़त्म करके हम नया ऑर्डर अमेरिकन सोच रहे हैं कि पश्चिम के साथ क्रिएट करेंगे जिसमें अमेरिका फर्स्ट होगा, न कि। तो ये कैसे चल रहा है? आप सबको अपना एनिमी बना रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप बीरबल की खिचड़ी पका रहे हैं। जी, एक बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है सबके लिए, उन्होंने अपने एलाइज के लिए भी। लेकिन ज़्यादातर अपने लिए इन जाहिर सी फ्यूचर बात है, बड़ी आगे टर्म चल के इसलिए कि ये जो मेस वो क्रिएट कर रहे हैं उसका उनके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। कभी नहीं भर पाएंगे, वो इस ट्रस्ट डेफिसिट को कभी नहीं वो पूरा कर पाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया और तमाम पहलुओं को अलग अलग आयाम से समझाया। तो ये थे कमर आगा जी, जिन्होंने बहुत तरीके से और अच्छे से और सरल भाषा में समझाया कि फिलहाल ये जो पूरे वर्ल्ड में जो गेम चल रहा है वो किस तरह का है और उसमें भारत के लिए क्या बेनिफिट नजर आ रहा है और भारत को क्या गेन होने जा रहा है। बात में दम है, में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।